स्टूडेंट, मैं विकास कुमार फिर से आज आप लोगों का फिजिकल पॉइंट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स में जो हमने अभी तक इंटरफेरेंस, फ्रिंज यानी कि व्यक्तिकरण और फ्रिंज वगैरह का जो बात किया था, उसी के बेस पर जितना भी न्यूमेरिकल्स है या फिर यूं कह सकते हो कि आप फ्रिंज में जो जो कंडीशंस होता है तो उसमें कौन कौन सा कंडीशंस जो होता है न्यूमेरिकल को बना सकता है, तो उसी के बारे में आज हम लोग अपना चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिंज। फ्रिंज के आधार पर न्यूमेरिकल का एनालिसिस करेंगे। तो हम जरा बात कर लेते हैं कि फ्रिंज क्या था। कि जैसे कि आप इंटरफेरेंस वाली घटना को देखते हो तो इंटरफेरेंस वाली घटना से क्या होता है कि जब मोनोक्रोमैटिक लाइट जो पार करता है स्लिट से, छिद्र से, तो एक स्क्रीन पर कुछ ऐसा पैटर्न मिलता है कि उसमें आपको डार्क ब्राइट क्या एक पार्टिकुलर पैटर्न मिलता है, उसे हम लोग फ्रिंज बोलते हैं। तो जैसे हम बात कर लो उसका थोड़ा सा एक हम डायग्राम ले लेते हैं। तो मान लेते हैं ये एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स वाला लाइट है, सपोज कर लिए हैं। यहां पर हमने स्लिट का कंडीशन को लगा रखा है और ये है हमारा वो स्क्रीन जिस पर पैटर्न मिलेगा। तो जैसे ही ये लाइट कुछ इस तरह से अगर लाइट वेव अगर रेडिएट आउट होता है, यहां से निकलता है, तो रेडिएट आउट होने के दौरान जैसे कि ये रेडिएशन हमारा हुआ, तो यहां से अगर स्लिट से ये अगर निकलता है तो कुछ अलग अलग कंडीशंस टाइप का ये इसको फॉलो करने लगता है। ये रहा बात आपका, आप इसे देख सकते हो। तो कुछ इस टाइप का ये कंडीशंस जो है ये फॉलो करते हैं। अगर हम बात कर ले इसको इस तरीके से, और क्या होगा फाइनली आपको डार्क ब्राइट का आपको पैटर्न मिलेगा। डार्क और ब्राइट का आपको पैटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि ये पॉइंट अगर कटना शुरू, जहां पर कट रहा है कंडीशंस, तो अगर जैसे जैसे ये अगर एक वेव दूसरे वेव को ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैपिंग के कंडीशंस में क्या होता है, डार्क और ब्राइट, इस टाइप का एक पैटर्न हमको मिलता है जिसे हम लोग फ्रिंज का नाम देते हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, तो स्लिट से, छिद्र से स्क्रीन का जो दूरी होता है, जो हम लोगों ने स्क्रीन लगा रखा है, इसको कैपिटल डी मानते हैं, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हम स्मॉल डी मानते हैं। ये वेव है तो इसको हम लैम्डा मानते हैं। तो बोलेगा कि फ्रिंज सेंट्रल अगर मानते हैं कि यहां पर हमारा अगर सेंटर है पी नॉट, तो इधर फ्रिंज का कंडीशंस और इधर फ्रिंज का कंडीशंस क्या होगा, ये मतलब ऐसा न्यूमेरिकल्स आता है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कुछ अपने न्यूमेरिकल्स व्यू का बात करते हैं, तो हमारे पास कुछ कंडीशंस है, हम इस कंडीशंस को देखेंगे। तो ऐसा होता है कि मान लिया जाए कि किसी सोर्स से लाइट वेव निकला है और स्लिट से पार करते हुए, जहां स्लिट का भी आपको जो वैल्यूएशन है, जो स्लिट का जो आपके पास वैल्यू होगा कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, स्लिट और स्क्रीन का जो डिस्टेंस वो भी अगर दे रखा है, तो आपसे पूछेगा कि जो सेंट्रल फ्रिंज से जो फ्रिंज का जो डिस्टेंस है वो कितना हो सकता है, फ्रिंज विड्थ कितना हो सकता है, क्वेश्चन सबसे ये पूछ सकता है। तो बेसिकली हम आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर ट्राई के लिए बात करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि लाइट फ्रॉम सोडियम वेपर लैम्प, जिसका वेवलेंथ आपको दे रखा है 5896
एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, ये जो फोकस करता है, फोकस ऑन द टू नैरो स्लिट टू सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि नैरो स्लिट जो है, जो दो स्लिट है उनके बीच का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेट द fringe width if the screen is 1 meter away। फिर से हम क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि लाइट फ्रॉम सोडियम वेपर लैंप, जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है 5896 एंगस्ट्रॉम, फोकस ऑन द टू नैरो स्लिट 0.2 सेंटीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ इफ द स्क्रीन्स 1 मीटर अवे। कह रहा है कि मान लीजिए कि एक सोडियम लैंप है, यहां से लाइट वेव निकला है जिसका वेवलेंथ आपको पता है 5896 एंगस्ट्रॉम। ये डिस्टेंस आपको दे रखा है, ये दे रखा है 1 मीटर, और ये भी डिस्टेंस आपके पास कितना है 0.2 है, ये मान लिया 0.2 है। तो हमारे पास क्या क्या चीज दिया हुआ है, गिवन दैट, देख लेते हैं, डी स्लिट का डिस्टेंस दिया है 0.2 सेंटीमीटर। अगर हम इसे मीटर में चेंज कर ले तो कितना होगा 0.2 इंटू 10⁻⁻², मीटर्स में आ गई है। मीटर में कन्वर्ट करने का आपको मेथड पता होगा, सेंटीमीटर को मीटर में जैसे कर लेना। उसके बाद आपके पास ये स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस यानी कैपिटल भी दिया हुआ है कितना 1 मीटर, और उसके बाद आपके पास ये वेवलेंथ है कितना 5896 एंगस्ट्रॉम, जिसको आप अगर मीटर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 5896 10⁻⁻10। ये आप इसको मीटर में लाओगे। आपसे क्या पूछा जाएगा फ्रिंज विड्थ, तो क्या होता है उसको बोलते हैं बीटा। हमने जो पिछला वीडियो था उसमें आपको दिखा रखा था कि ये जो बीटा इंटरफेरेंस और फ्रिंज विड्थ का जो आपके पास फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, वो होता है, ये होता है आपके पास बीटा इज इक्वल टू लैम्डा इनटू डी बाई स्मॉल डी। ये आपके पास एक इस टाइप का मतलब कि और ये फॉर्मूला हो जाता है। तो हमने क्या करना है कि इसमें आपको फ्रिंज विड्थ चाहिए निकालने के लिए, तो क्या करोगे बस पुट अप कर लो इसको, हमें बीटा चाहिए था, बाकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। लैम्डा का वैल्यू कितना हमारे पास 5896 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। फिर हमारे पास ये कैपिटल डी मतलब कि स्क्रीन का डिस्टेंस दे रखा है सिर्फ से कितना है 1 मीटर, आप 1 मीटर इसको रख लो 1 मीटर। और फाइनली आपके पास क्या है ये स्लिट का डिस्टेंस, स्लिट मतलब दोनों होल के बीच, दोनों छिद्र का डिस्टेंस कितना है आपस में, तो ये है और इसको सेंटीमीटर में दिया था आपके क्वेश्चन से, आपने मीटर में इसका कन्वर्ट करके रखा हुआ है 10⁻⁻²। अब इसको क्या करना है कि आप इसे सॉल्व कर डालो, कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है। अगर आप बात करते हो तो बेसिकली हम क्या करेंगे इसको, यहाँ से हम 5896 इंटू 10⁻⁻10, ये 10⁻⁻2 अगर ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10⁻² प्लस में, अब 1 है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं बन रहा है, ये 0.2 था। अगर इसको पॉइंट को कट आउट करते हो तो क्या आ जाएगा, इसके बाई में 10 आएगा नीचे। इसके बाद आपको क्या करना है कि 5896 ये 10⁻⁻10 आ गया, प्लस में 2 है, इसको कितना लिखेंगे 10⁻⁻8 2, और ये 10 जो है ऊपर आएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा ऊपर प्लस में, इसको आप क्या लिख दोगे 5896 10⁻⁷ बाई में 2। अगर आप इसको कटाना चाहते हो मतलब अगर इसको कैंसिल करना चाहते हो तो भी हो जाएगा, 2 से देख लो, 2 से इसको ले जाएगा तो कितना हो जाएगा
ये होगा आपका 2 2 जा 4, 2 9 जा 8 और 18 और ये हो जाएगा फिर आपका 2 4 जा 8 और फिर 2 8 जा 16। इसको हम क्या लिखेंगे 2948 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। तो ये रहा आपका जो फाइनल टर्म आया आपका निकल कर। तो फाइनली हमारे पास क्या मिल गया है, फ्रिंज विड्थ कितना होगा 2948 10 टू द पावर -7 मीटर। अब एक चीज का आप ध्यान रखोगे, कभी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में कोई भी आंसर आता है तो आपको इतना लंबा आंसर नहीं लेना है। आप हमेशा क्या करोगे कि एक ही डिजिट के बाद पॉइंट रखने का कोशिश करना। क्या करना है आपको कि आंसर जब भी ला देते हो तो आप एक ही डिजिट के बाद पॉइंट को हमेशा रखने का कोशिश करो। इससे क्या होता है कि आपका आंसर थोड़ा सा छोटा भी लगता है और सुपर भी हो जाता है। मतलब एक तरह से क्या होता है ना कि सामने वाले पर इंपैक्ट भी अच्छा पड़ता है, जिससे उसको ये नहीं डाउट हो पाता है, चाहे कभी भी आपको ये नहीं लगा कि हमने इसमें गलत कर रखा हुआ है। तो इसको क्या करना है कि कुछ नहीं, ये 7 था माइनस में हम क्या करते हैं कि यहीं पर मतलब यहाँ पर लाना चाहते हैं यहाँ। तो कितना मतलब कितना डिजिट घसता मतलब इसको हम हटाते हैं तो 1 2 3, ये हो जाएगा 2.9 लिखोगे तो यहाँ से कितना इधर चले हो कितना यहाँ पर था ना। अभी मान लिया जाए कि इसको आप लिखे हुए हो 2498.0 करके लिखे थे, यहाँ पर मान लेते हैं 0.0 करके आपने लिख रखा था। तो क्या करना है कि अगर आपको इसको 3 डिजिट छोड़कर आता है तो यहाँ से क्या करोगे आप इस पर से माइनस कर दो 3 टाइम्स, कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा मीटर। ये होगा आपके पास कंडीशन। आपको क्या करना है कि जब भी आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो आपको आंसर मिलता है तो आप एक ही डिजिट के बाद पॉइंट हमेशा लाने का कोशिश करो। इससे आपका ये पावर का वैल्यू भी कम होता है और आंसर भी थोड़ा छोटा पड़ जाता है, तो अच्छा लगता है देखने में। हम फिर से इसको समझाते हैं क्या चीज। पहले न्यूमेरिकल्स को बनाने का आपके पास मेथड होना चाहिए। एक बात समझ जाओ कि किसी भी लड़के को न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा उलझन होता है, प्रॉब्लम होता है, वो इसलिए क्योंकि वो क्या करते हैं कि अपने आप को मतलब कि ओपिनियन जो होता है उनका जो स्किल होता है क्वेश्चंस को लेकर काम नहीं करता। बेसिकली वो ये नहीं सोच पाते कि हमें करना क्या है। हम बताते हैं, जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन पढ़ लो पहले कि इसमें क्या है कि एक लाइट है जो स्लिट पर फोकस डाल रहा है, स्लिट का फोकस डाल रहा है, मतलब दोनों स्लिट का डिस्टेंस दिया हुआ है। उसके बाद उसके पास स्क्रीन भी है जो स्लिट से एक साइड 1 मीटर की दूरी पर है और उसमें वेवलेंथ दे रखा है। तो आपने क्या करना है कि जो डाटा आपने क्वेश्चंस में दिया पहले उसको लिख लो। डेटा भी किस रूप में लिखना है, या तो आप नॉर्मल जो आपके पास जो बड़ा बड़ा लाइन है मतलब कि क्या करोगे कि आप मेनली उसको फुल फॉर्म में लिख सकते हो या फिर उसको आप चाहोगे तो आपने उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख रखना है। तो हमने क्या किया है कि हमको पता है कि जब इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ का कंडीशन है तो वही फॉर्मूला लगेगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था इसमें देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। स्मॉल डी यानी कि स्लिट का डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से मानते हैं तो ये दे रखा है। कैपिटल डी स्क्रीन का डिस्टेंस वो भी आपको दे रखा है, लैम्डा दे रखा है। आपको क्या निकालना है बीटा। अब आप दिमाग में जरा सोचोगे कि कोई ऐसा फार्मूला है फ्रिंज में जो ये चारों रिलेशंस को अपने अंदर कंटेन कर रखता हो। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि पहले आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो, उसमें जो डेटा दिया हुआ है पहले आप उसको लिख लो। डेटा जो आपको मिल जाएगा तो उस डेटा से रिलेशंस यानी उस डेटा से रिलेटिव आपके पास माइंड में कोई ऐसा फार्मूला है जो इसे मैच करता है, बस उस चीज से रिलेटेड फॉर्मूले को आप लेकर आओ। जैसे आप रिलेटेड फॉर्मूला को लेकर आओगे कुछ नहीं करना, सॉल्व कर दोगे, हो जाएगा। क्लियर। और रहा बात कभी कभी किसी बच्चे को प्रॉब्लम यहाँ होता है कि सर आपको पावर को हल करने में क्या दिक्कत है। जब भी पावर जो होता है पावर में दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि जब भी आपका पावर अगर डिनोमिनेटर से नोमिनेटर के मतलब तरफ जाता है, नोमिनेटर पर जाता है, नीचे से ऊपर की ओर, तो उसका साइन चेंज कर जाता है। जैसे यहाँ पर -2 था, ऊपर लेकर गए हैं तो यहाँ पर कितना हो गया +2 हो गया। तो साइन का कन्वर्टिंग होता है आप ऊपर से नीचे जाते हो या फिर नीचे से ऊपर जाते हो तो भी साइन का कन्वर्टिंग होता है और आप इसको ऐसे हल कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका इंटरफेरेंस एंड फ्रिंज के बेस पर न्यूमेरिकल था जो अभी आपने देखा। हम इसको थोड़ा सा इसमें कुछ और न्यूमेरिकल्स को लेते हैं और देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस है इसमें। आपको बेसिकली ये तो समझ में आ गया होगा कि कुछ नहीं करना है, जो डेटा आपके क्वेश्चंस में है उसको आप इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करने के बाद उस डेटा के जो भी सिंबल्स है क्या उस सिंबल से कुछ रिलेशंस बनता है फॉर्मूले के लिए, अगर बनता है तो आप उसका आंसर लाओ। किसी भी न्यूमेरिकल्स कोई भी फिजिक्स किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपके दिमाग में यही होना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बेसिकली फिजिक्स में ही काम करेगा, मतलब कि ये ट्रिक आपको कहीं भी काम करेगा। आप क्वेश्चंस पढ़ लो, उसमें से डेटा आप निकाल लो और उस डेटा से देखो कि क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो उस टॉपिक के बेस पर है।
अगर है तो आप यूज करो, आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने देखा, हमको क्या पता है, बस बेसिकली जानते हैं कि इन चारों का रिलेशन इससे है, हल कर डाले आंसर आएगा। ठीक है, हम कुछ आगे देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो अभी देखते हैं क्या क्या उसमें क्राइटेरिया होगा, क्या क्या उसका कंडीशंस होगा, यहाँ अभी आपको दिखाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ मतलब लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम illuminate from two narrow slit 0.12 centimeter apart. Calculate the distance between consecutive bright fringes, on the screen which hits 60 centimeter away. क्वेश्चन फिर से देख लो। क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक मोनोक्रोमैटिक लाइट जो है जिसका वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम के करीब है, वो एक दो नैरो स्लिट से पास करता है, जो दोनों नैरो स्लिट यानी दोनों छिद्र, नैरो स्लिट का मतलब होता है कि वो छिद्र होल का बाद जो आपने मीडियम में छेद करके रखा हुआ है, वो उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों छिद्र के बीच का डिस्टेंस दिया है 0.12 सेंटीमीटर। और आपसे ये कह रहा है कि कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस का वैल्यू निकालिए जिसमें स्क्रीन को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। ध्यान रखिएगा, कभी-कभी क्वेश्चंस में डायरेक्टली फ्रिंज विड्थ बोलता है निकालने के लिए, कभी-कभी कंसेक्यूटिव ब्राइट या डार्क फ्रिंज, ये दोनों का मतलब होता है फ्रिंज विड्थ से मतलब होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपने क्या करना है कि क्वेश्चंस में दिए गए डेटा को कलेक्ट करना है। हमने पहले ही बता रखा है, तो क्वेश्चंस में दिए गए डाटा क्या है, डी मतलब नैरो स्लिट का डिस्टेंस कितना है 0.12 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में लिख सकते हो, तो कितना हो जाएगा 0.12 into 10 to the power -2 मीटर। उसका कैपिटल डी स्क्रीन का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर था, उसको आपने चेंज कर लेना है, तो क्या हो जाएगा 10 to the power -2 मीटर। ये भी हो गया। आपके पास ये वेवलेंथ दे रखा है लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम के करीब है, इसको अपने मीटर में चेंज करना है, तो 6000 into 10 to the power -10 मीटर के करीब हो गया। निकालना क्या है कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज, तो यानी कि बीटा आपको चाहिए। बस ये चारों ही सिंबल से रिलेशन मिलता है हमें, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा इनटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब आपको क्या करना है, हल करना है, इसमें बीटा हमको निकालना है। लैम्डा का वैल्यू कितना दे रखा है 6000 into 10 to the power -10, कैपिटल डी का वैल्यू कितना है 60 into 10 to the power -2, स्मॉल डी का वैल्यू कितना है 0.12 into 10 to the power -2 मीटर 2 है। इसको अब आपने हल करने का तरीका देखो। ये देखो, ये जो हम इसको कैसे लिखेंगे 6, ये 300, ये क्या है 30 है, तो इसको क्या लिखेंगे 6 into 10 to the power 3। फिर यहां से क्या कंडीशन है आपके पास, फिर से आपने ये 10 to the power -10 था, ये 60 है, ये 10 to the power -2 है। ठीक है, ये देखोगे
ये देखो कितना है 0.12, यानी कि पॉइंट के बाद डबल जीरो है। इसको हम क्या लिखेंगे 12 बाई में 100 इंटू 10⁻²। इसको जैसे ही हम आगे बढ़ाते हैं तो पावर वाले पहले कंडीशन को हल करो। ये देखो ये 10⁻², 10 माइनस में, ये माइनस में 2 है, दोनों दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 60 इंटू क्या लिखेंगे 10⁻², और ये 10⁻³ है, केवल 3 है। नीचे क्या लिखेंगे इसको, ये भी अगर 2 है तो अगर हम इसके साथ में लेकर चलते हैं तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं इसको। जरा देखो तो -4 लिख सकते हैं ना, क्लियर हो जाएगा। कुछ कट आउट होगा, ये 12 से 5 टाइम्स 60 कट आउट हो गया। आपको क्या करना है, क्या हो जाएगा 6 5 जा 13 इंटू, अब ध्यान रखोगे 10⁻², 10⁻3। अब ये 4 जो था नीचे, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो पहले ही पता है कि साइन चेंज कर देता, कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। देख लो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ध्यान से देखना। इसमें हम नीचे से इसको ऊपर ले जाते हैं तो सीधा साइन चेंज करके प्लस में आएगा। इसको कैसे लिखेंगे 30 इंटू, देखो ये 7 हो जाएगा ना, 10⁻3 और 10⁻4 जुटेगा यानी ऐड होगा तो 7, ये हो जाएगा 10⁻² और ये हो जाएगा 10⁻7। इसीलिए इसको कैसे लिखोगे आप, फाइनली यहां से जब आपका हम यहाँ पर आते हैं तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 30 इंटू 10⁻5 हो जाएगा, 30 इंटू 10⁻5 मीटर। क्लियर है। देखो आप कुछ नहीं है, एकदम इजी है, कुछ करना ही नहीं है आपको, एकदम ही इजी है। अगर आप इसको और शॉर्ट करते हो तो इसको क्या लिखोगे यार 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर भी होगा, -4 मीटर। ये देख लो आप, देखो एकदम इजी, कुछ नहीं करना है आपको, बस बेसिकली क्वेश्चंस पढ़ना है। क्वेश्चंस में जो जो डेटा दे रखा है आपने उस डेटा को कलेक्ट कर लेना है। क्वेश्चंस में क्या दिया था, वेवलेंथ, हमने वेवलेंथ को ले रखा है। नैरो स्लिट का डिस्टेंस, जिसको स्मॉल डिस्टेंस इंडिकेट करते हैं, वो दे रखा है। आपके पास स्क्रीन का डिस्टेंस दे रखा है, वो भी हमने मतलब कि इसको डाल दिया कैपिटल डी में। आपसे कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज यानी कि फ्रिंज विड्थ पूछा है, वो निकालना है। ये चारों का रिलेशन से फार्मूला बना, हमने उसमें इसको डाल रखा। देखो क्या हुआ कि लैम्डा जो होता है वेवलेंथ वो कितना था 6000 एंगस्ट्रॉम था, इसको हमने मीटर में चेंज किया तो 6000 इंटू 10⁻10 10⁻10 एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करने का एक यूनिट है। अब यहाँ से क्या है कि कैपिटल डी का वैल्यू जो था 60 सेंटीमीटर मीटर में चेंज किया तो 60 इंटू 10⁻2 था। फिर ये नैरो स्लिट का जो डिस्टेंस था वो कितना था 0.12 सेंटीमीटर, उसको हमने मीटर में चेंज कर दिया तो 0.12 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखो यहाँ से ये 0.12 अगर हम इसको पूरे कट आउट करते हैं तो कितना हो जाएगा, डबल जीरो नीचे आएगा। ये दोनों अगर एक साथ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10⁻4 हो जाएगा। देख लो इसको, ये भी अगर इसके साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया आपका, हमने इसको एक साथ, ये 6 और 60 को दोनों एक साथ रखा है ताकि 12 से ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया ये 10 और 2 12 हो गया टोटल, और ये कितना हो जाएगा प्लस में 3 था। ये 4 जब ऊपर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 4 और 3 7 हो गया, और यहाँ पर ये 12 5 जा 60 कटा हुआ था 6 5 जा 13 हो गया, और ये 12 और ये कितना हो जाएगा 4 और 3 7 मिल गया टोटल। तो अगर इसको आप यहाँ से फिर से सॉल्व करते हो तो कितना मिलेगा, ये -12 था, ये प्लस में 7 था, अगर सॉल्व करते हो तो -5 होगा। 30 इंटू 10⁻5 को क्लियरली करते हो आप तो 3 इंटू 10⁻4 मीटर के -4 मीटर के करीब होगा ये आपका आंसर। तो कुछ ऐसे ही न्यूमेरिकल्स होते हैं जो इंटरफेरेंस के बेस पर आते हैं। अब इसमें क्या रहेगा कि आपको फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है, कभी कभी क्या होगा कि फ्रिंज विड्थ दे दिया जाएगा, मतलब ब्राइट डेटा का आपसे नैरो स्लिट का डिस्टेंस पूछ लिया जाएगा, या कभी कभी आपसे स्क्रीन का डिस्टेंस पूछ लिया जाएगा, या कभी कभी आपसे वेवलेंथ पूछ लिया जाएगा। मतलब कि ये तो था नॉर्मल सा कंडीशंस। थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चंस को और थोड़ा सा मॉडिफाई रूप से पढ़ते हो तो कभी कभी डिस्टेंस से क्वेश्चंस या स्लिट से क्वेश्चन पूछता है, यानी कि ये चारों है ना, चार में से 3 डेटा देगा, डेटा गायब कर देगा, ऐसे ही कुछ होता है।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे नहीं हल होगा। आप इस पर जितना भी क्वेश्चंस होगा आप अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चंस को लगाकर चेक करोगे, या फिर रेफरेंस बुक और भी आप यूज करते हो, कोई भी मटेरियल कोई भी गैजेट आप इस्तेमाल करते हो, उस पर क्वेश्चन बनाओ। अगर नहीं सॉल्व होगा तो आप अपने कमेंट बॉक्स जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये बताओ कि हमें यहाँ पर डाउट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपका जो ये फ्रिंज वाले कंडीशंस पर आप हल कर सकते हो। कोई इसमें ये नहीं है कि आपसे हल नहीं होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है आपसे हल नहीं होगा। कुछ नहीं, चारों डेटा में से 3 डेटा देकर एक डेटा को हटा दिया जाएगा और वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यही मोड है न्यूमेरिकल बनाने का। हमने आपको मेथड बता रखा है कि आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्वेश्चंस में जो जो डेटा दे रखा है उस डेटा को पहले आप लिख डालो। अब उसके बाद देखो कि जो दिए गए डेटा, उस डेटा से क्या आपके पास कोई फार्मूला प्रिपेयर हो रहा है। अगर फार्मूला है तो आप यूज करो, एकदम हल होगा। ऐसा नहीं है कि आपसे हल नहीं होगा। ये समझ जाओ कि आपका ट्रिक काम करने वाला ही होगा, एकदम काम करेगा। ठीक है, तो आज हमारा ये न्यूमेरिकल जो बेसिक टर्म था वो आप यहाँ दो, ऐसा नहीं कि सर आपने 2 ही न्यूमेरिकल करा और नहीं करा, तो आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि इस टाइप का, तो हम उसको हल करेंगे। बेसिकली मेरे ख्याल से तो ये मेथड जो है इसमें ये नहीं कि केवल मतलब कि फ्रिंज बिट से ही क्वेश्चन है, आपको ये डेटा अलग अलग चेंज करके क्वेश्चन पूछेगा, तो इसीलिए हमने आपको ये करा दिया क्योंकि आपको पता हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अपने वेव ऑप्टिक्स वाले टॉपिक को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है ये कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। ये कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, हम अभी जो टॉपिक लेने वाले हैं वो यही होगा कि कोहेरेंट सोर्स। अभी आपके क्वेश्चन में मोनोक्रोमैटिक लाइट आ रही है, मोनोक्रोमैटिक होता क्या है, तो यही हमारा अभी का जो टॉपिक लेंगे हम कोहेरेंट सोर्स में, तो मोनोक्रोमैटिक लाइट के बात होगा, अभी हम दिखाएंगे आपको। तो देखो क्या होता है। वैसे हमारे पास क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने आपको छोड़ दिया इतने पर इसलिए क्योंकि आप भी तो कुछ सेल्फ से कर लो, आपसे नहीं हो रहा तो आप हमें बताओ, हम उसको जरूर करेंगे। ठीक है, सो अभी टॉपिक हम अपना आगे लेते हैं। तो हमारा अभी का जो टॉपिक होगा वो होगा कोहेरेंट सोर्स। हम बात करते हैं कोहेरेंट सोर्स। वन सेकेंड, हम जरा डायग्राम लेकर आते हैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं कोहेरेंट सोर्स पर। इसे भी हिंदी में कहा जाता है संगत स्रोत। ये संगत स्रोत क्या होता है, तो हम बात करते हैं संगत स्रोत। संगत का मतलब होता है एक समूह, एक ऐसा समूह जिसमें सब एक टाइप के लड़के होते हैं। जैसे बात कर लेते हैं कि हमने हम मान लो कि अगर हम 6 क्लास के लड़के हैं, तो मेरा 6 क्लास का अगर हम खुद के लड़के हैं तो हम ऐसी संगति रखना चाहेंगे जो स्पेशली 6 क्लास के ही लड़के होंगे, उसको बोलेंगे संगत। संगत का मतलब होता है जिसमें सब एक पैटर्न का चीज मिले, उसको बोलते हैं संगत। ठीक है, तो संगत स्रोत जो है वो डायग्राम कुछ भी होगा कि
हम ले रहे हैं थोड़ा सा, इसमें वेव फंक्शन भी होगा, सब में अपना अपना वेव फंक्शन भी होगा। तो कहने का मतलब है कि ये होता क्या है, कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स, संगत स्रोत वैसे सोर्स होते हैं जिनसे निकलने वाला जो भी लाइट वेव होगा, तो उसमें से एक जैसी मतलब जाहिर सी बात है कि एक लाइट सोर्स से जो भी लाइट निकलता है उससे बहुत सारे लाइट निकलते हैं वेव के रूप में या फिर रे के रूप में निकलते हैं। तो सैकड़ों हजारों करोड़ों मतलब लाइट वेव निकलते हैं वहां से। तो सब लाइट वेव को कोहेरेंट तभी बोलेंगे जिसमें से टोटल वेव एक दूसरे के कंपैरिजन में एकदम सिमिलर होंगे। बात को समझिएगा, कोहेरेंट सोर्स तभी बोला जाएगा जब किसी सोर्स से निकला हुआ लाइट वेव, बहुत सारे लाइट वेव अगर सब सिमिलर होंगे। सिमिलर का मतलब उनका फेज डिफरेंस, उनका पाथ डिफरेंस, उनका फ्रीक्वेंसी, उनका एम्पलीट्यूड, अगर हर चीज सेम रहा तो बोलेंगे कि वह एक जो सोर्स है वो कोहेरेंट सोर्स है। यानी कि अ सोर्स इज said to be coherent if it radiates radiate the light as same frequency, same phase difference, same path difference, and same amplitude, same एम्पलीट्यूड। कहने का मतलब है कि हम किसी भी स्रोत को एक कोहेरेंट या संगत स्रोत तभी बोलेंगे जब उससे निकला हुआ जो प्रकाश है, जो लाइट है, उनमें मतलब कि समान आवृत्ति, समान कलांतर, समान पथांतर, समान आयाम, सब कुछ अगर एक समान रहा तब वैसे स्रोत को एक संगत स्रोत कहा जाता है। यानी कि जैसे मान लिया जाए कि पहले के गुरु आश्रम जो होते थे, तो गुरु आश्रम को एक संगत आश्रम या संगत स्रोत भी अगर मेरे ख्याल से कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके आश्रम में जो भी लड़के पढ़ते हैं सबके बीच में समान तरह का गतिविधियां होती हैं। जैसे सब एक समान मतलब शिक्षा पाते हैं, सब में एक समान सा हुनर होता है। गुरु चाहते हैं सबको समान शिक्षा मिले, सबके पास समान हुनर रहे। उसी तरह से कोई भी सोर्स से जब लाइट निकलता है, अगर सब लाइट में फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, एम्पलीट्यूड अगर सब कुछ सेम रहा तो वैसे सोर्स को हम कोहेरेंट या संगत सोर्स या स्रोत ही बोलेंगे। क्लियर? और अगर ये लाइट आपस में सब इस तरह का क्राइटेरिया को रखता है तो ये लाइट, अब ये सोर्स को तो हम कोहेरेंट बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। ये जो सोर्स है ये क्या बोला जाएगा? कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स बोला जाएगा। लेकिन ये जो लाइट है, ये जो लाइट है इसे क्या बोला जाएगा? इससे बोला जाएगा मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट बोला जाएगा। क्यों? मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है एक वर्णीय, एक वर्णीय, एक वर्णीय बोला जाएगा। एक वर्णीय, एक वर्ण वाले, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है, इनको स्कैटर करना है, इनको इनका स्कैटरिंग नहीं होगा, इनका डिस्पर्सन नहीं होगा। हम लिख देते हैं दे कैन नॉट बी scattered and diffract and disperse
वर्स, यानी इन्हें ना तो आप तोड़ सकते हो, मतलब परिकीर्णन के हिसाब से ना इनको आप तोड़ सकते हो और ना ही इनको वर्ण के हिसाब से तोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि ये ऐसे प्रकाश हैं जो संगत स्रोत से आए हैं, मतलब कि इनके अंदर जितने, मतलब कि ये संगत स्रोत के अंदर जितने भी लाइट है सब के अंदर हर तरह का समान क्षमता है, तो इसलिए इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। यानी कि उस गुरुकुल के अगर मान लो कि सारे लड़के निकले हैं तो गुरुकुल आश्रम को हम संगत या कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे और उनके छात्र को हम बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक एक वर्णीय, यानी कि एक क्षमता वाले बोलेंगे। अगर मान लो कि अब आज सभी लड़कों को ये बता दिया जाएगा कि आज आपको झूठ बोलना है, तो कोई उनमें से अलग नहीं होगा कि सच बोल देगा, चाहे आप किसी को कितना भी पीट लो। तो ऐसा नहीं कि स्पेशली झूठ बोलना सिखा रहे हैं, मतलब ये बता रहे हैं आपको। तो ये रहा आपका कोहेरेंट सोर्स का मतलब कि वैसा सोर्स जो लाइट को रेडिएट कर रहा है, जिनसे लाइट निकल रहा है, वो सोर्स सब लाइट के अंदर एक समान क्षमता, एक समान कैपेबिलिटी, कैपेसिटी को मतलब कि डाल रखा है, क्षमता सबका समान कर दिया है, क्योंकि इनके समान आवृत्ति, समान कालांतर, समान पथांतर, हर चीज को समान कर रखा है। तो ये जो स्रोत है जिनसे प्रकाश निकला है, इसको बोलेंगे संगत या कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे। और ये जो लाइट निकल गए हैं इनको बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक। क्यों? क्योंकि ये इनको ना तो आप तोड़ सकते हो, ना ही इनको आप वर्ण के आधार पर, ना ही इनको पार्टिकल्स के आधार पर तोड़ सकते हो, क्योंकि इनके अंदर हर चीज सिमिलर है। तो इस तरह के कंडीशंस को कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे। और ये जो लाइट है मोनोक्रोमेटिक, इसीलिए जो भी आप जितना सारा वेव ऑप्टिक्स में अलग अलग अभी आगे जब देखोगे मोनोक्रोमेटिक ये चीज क्या होती है, यही होता है। आगे एक टॉपिक होगा फ्रेस्नेल का लाइट प्रिज्म, जिसमें कैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट को फिर से मोनोक्रोमेटिक में कैसे ला दिया जाता है, अभी हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। काफी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई को लेकर, या फिर आप कोई भी बोर्ड, मतलब कि कोई भी बोर्ड के आधार पर बात करोगे या फिर नॉलेज के आधार पर बात करते हो एज ए इंटर लेवल, एज ए ग्रेजुएशन, तो उसमें आता है ये कंडीशंस। फ्रेस्नेल्स वाला कंडीशन जो है वो कोहेरेंट सोर्स से निकला हुआ लाइट को फिर से कोहेरेंट में ला देना, यानी कि मोनोक्रोमेटिक कंडीशंस को प्रूफ कर देना। कैसे होता है, कैसे उन्होंने किया, वो अपने अगले वीडियो में जरूर उसका चर्चा करेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक था ये कोहेरेंट सोर्स और ये मोनोक्रोमेटिक, आपको जाहिर सी बात है कि एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी दिक्कत है, किसी का अपना व्यू या अपना ओपिनियन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर उसका जिक्र करोगे। और जहां तक हमें लगता है कि आपको न्यूमेरिकल्स भी क्लियर हो गया होगा, और आपके पास जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे किसी भी रेफरेंस बुक या फिर एनसीईआरटी या कोई भी गैजेट का आप उसको बनाओ, दिक्कत हो रहा है तो आप जरूर हमसे बताओ, हम उसका जरूर सॉल्यूशंस करेंगे अपने यहाँ पर जो भी वो आप भेजोगे हम उसको जरूर मतलब टैली कराएंगे। तो आई होप कि आपको हमारा आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आपका बस कुछ नहीं करना है आपसे, मतलब कि इसको आप नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि इसको मतलब कि थोड़ा सा और डिटेल में समझ लें तो नेक्स्ट लेक्चर्स का आप वेट करना, उसमें हम आपको फ्रेस्नेल से जुड़ा हुआ घटना कुछ बताने वाले हैं जो मोनोक्रोमेटिक का काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उसमें यूज होगा और इंटरेस्टिंग टर्म भी आएगा। और वो इंटर नहीं, ग्रेजुएशन मतलब कि ग्रेजुएशन स्तरीय भी बात होता है उसमें। इंटर में, और इंटर में जो है ये बीएससी वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो भी उनका मतलब कि इस टाइप का होगा। ठीक है, सो आपको कुछ नहीं, आपका तो कुछ नहीं करना, आपको एक लाइक जरूर बनता है, सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।